बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो रिलेटेड है ज़र की रसद के साथ, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी। अब ज़र की रसद होती क्या है? ज़र की रसद से मुराद करेंसी की वो मिकदार होती है जो लोगों के पास मौजूद होती है। आमतौर पर किसी भी मुल्क में जितने करेंसी नोट हैं, जितने भी सिक्के सर्कुलेट कर रहे हैं, जो कागज़ी ज़र लोगों के पास मौजूद है, या एतबार ज़र के जो आलात जो हैं वो लोगों के पास मौजूद हैं, उन तमाम की मिकदार जो है जो कि गर्दिश कर रही होती है मुल्क में, इन सब की टोटल मिकदार जो है वो ज़र की रसद कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है ज़र की रसद। अब है ज़र की रसद के अनासिर। मुख्तलिफ माहिरीन ने ज़र की रसद के मुख्तलिफ अनासिर बयान किए हैं। जैसे अगर हम लोग M1 मनी सप्लाई को लें, जिसमें जो है वो ज़र की रसद के अनासिर, ज़र की रसद के दो अनासिर होते हैं, एक C, दूसरा DD। C कहते हैं करेंसी नोटों को, ठीक है ना, जो कि सर्कुलेट कर रहे होते हैं लोगों के पास। और दूसरा होता है DD, तलबी अमानतें, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि तलबी अमानतें। इन दोनों को जब जमा कर लिया जाए तो ये M1 मनी सप्लाई बनती है। और M1 मनी सप्लाई के फिर दो ही अज्जा हैं ये, ठीक है ना। C क्या हो जाएंगे बच्चों? करेंसी नोट। C क्या होंगे? करेंसी नोट। और D क्या होगा जनाब? D होंगी तलबी अमानतें। D क्या होंगी बेटा? तलबी अमानतें। उसके बाद M2 मनी सप्लाई होती है। इसके तीन अज्जा होते हैं। इसमें सबसे पहले C यानी कि करेंसी नोट आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद DD यानी कि तलबी अमानतें आ जाती हैं। और उसके बाद TD यानी कि टाइम डिपॉजिट, यानी कि मियादी अमानतें आ जाती हैं जो लोग कुछ अरसे के लिए बैंकों में जमा करवाते हैं, ठीक है ना। टाइम डिपॉजिट, TD क्या होगा? टाइम डिपॉजिट, यानी कि मियादी अमानतें जो कुछ खास टाइम पीरियड के लिए लोग बैंक में जमा करवाते हैं। उसके बाद आती है M3 मनी सप्लाई। उसके चार अज्जा होते हैं। C वही करेंसी नोट आ जाएंगे, DD तलबी अमानतें होंगी, डिमांड डिपॉजिट्स, TD टाइम डिपॉजिट म्यादी अमानतें, और GS यहाँ पर आ जाती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि गवर्नमेंट के जो असासे होते हैं, जो गवर्नमेंट की सरकारी कफालतें, बॉन्ड, तमस्कात वगैरह, वो जो है इसमें शामिल होता है। इसको हम M3 मनी सप्लाई कहते हैं। ये है ज़र की रसद के अनासिर। अब है ज़र की रसद के ज़राए। अब ज़र की रसद के ज़राए बुनियादी तौर पर जो हैं वो 6 होते हैं। इनफरादी बचते जो कि आम लोग करते हैं, कारोबारी बचते जो कि कारोबारी अफराद करते हैं, इनको हम डिटेल में बाद में बताती हूँ। सरकारी बचते जो कि गवर्नमेंट बचाती है, बैंक, क्रेडिट, इंश्योरेंस कंपनियाँ और स्टॉक मार्केट। अब इन तमाम ज़राए को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इनफरादी बचते। ज़र की रसद का ज़्यादातर दारोमदार इनफरादी बचतों पर होता है। इनफरादी बचतें सिंपल सी बात है, लोग अपनी आमदनी में से ज़रूरत ज़िंदगी पर खर्च करने के बाद जो रकूमात बचाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनफरादी बचतें। यानी कि अपनी ज़रूरत ज़िंदगी पर खर्च करने के बाद जो कुछ बचता है वो क्या कहलाती हैं? इनफरादी बचतें। यही बचतें जो है लोग बैंकों में जमा करवाते हैं, जो कि कारोबारी लोग कर्जे की सूरत में गर्दिश में डाल देते हैं। इस तरह से ज़र आम लोगों को कारोबार ज़रूरत के लिए हासिल होता है। लोगों की आमदनी जितनी ज़्यादा होंगी, इनफरादी बचतें भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। अब इनफरादी बचतों का बेसिकली दारोमदार होता है दो बातों पर। नंबर एक, बचत करने का इरादा, कि आपका कितना इरादा है, और दूसरा बचत करने की कुव्वत, आपकी आमदनी कितनी है। जितनी ज़्यादा आमदनी होगी उतनी ज़्यादा आप बचत कर सकेंगे, और जो है वो अगर कम आमदनी होगी तो कम बचत कर सकेंगे। तो बचत के इरादे से मुराद है कि लोगों का इरादा है कि क्या ये होना चाहिए कि कुछ ना कुछ ज़रूर बचाया जाए। जब तक लोग इरादा नहीं करेंगे रकम नहीं बचाएगी। अब क्यों बचाया जाता है? लोग जो है वो अपने मुस्तकबिल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बचाते हैं, जैसे अपने बच्चों की तालीम, शादी ब्याह के लिए, बाज़ लोग कारोबार में रुपया लगाने के लिए, बाज़ लोग बुरे वक्त के लिए, बाज़ इज़्ज़त व नामूस की खातिर रकम बचाते हैं। इस तरह बचत करने की कुव्वत का इन्हिसार होता है लोगों की आमदनियों पर। और दूसरा, अशिया की कितने कीमतें कम हैं। अगर अशिया की कीमतें कम होंगी, टैक्सों की शरह कम होंगी, बैंकों का निज़ाम बेहतर होगा, बस जितनी ज़्यादा बचतें होंगी उसी कदर ज़र की रसद में इजाफा होगा। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं कारोबारी बचतें। अब कारोबारी बचतों से मुराद है मुश्तरका सरमाया की कंपनियों के गैर मुनक़सिम शुदा मुनाफाजात, यानी कि गैर तकसीम शुदा मुनाफाजात, जो कि वो अपने हिस्सेदारों में तकसीम नहीं करती बल्कि किसी नागहानी खर्च को पूरा करने के लिए बचा कर रखती हैं ताकि ज़रूरत के वक्त इस रकम को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती हैं, ये अपने आगे इसको थोड़ी सी इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल दी गई है कि 8 लाख रुपए किसी हिस्सेदारों के जो है वो तकसीम कर देती है, जबकि 2 लाख बचा लेती हैं। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं सरकारी बचतें। हुकूमत हर साल अपना बजट बनाती है जिसमें आने वाले साल के दौरान आमदनी अखराजात का तखमीना पेश किया जाता है। आने वाले साल में कि मुख्तलिफ मुद्दात, यानी कि मुख्तलिफ शोबों पर किस कदर आमदनी हासिल होगी मुख्तलिफ शोबों से, और इस तरह साल भर के दौरान मुख्तलिफ मुद्दात पर कितना खर्च होगा। अगर साल भर के दौरान आमदनी ज़्यादा खर्च कम हो तो ऐसे बजट को हम कहते हैं फाजिल बजट। यानी कि गवर्नमेंट की अगर साल भर के दौरान आमदनी ज़्यादा
और ख़र्च कम हो तो इसको हम बोलते हैं फाजिल बजट। यही फाजिल हुकूम जो कि हुकूमत आमदनी के तौर पे हासिल करती है सरकारी बचत कहलाती है। सरकारी बचत के 3 अहम ज़राए होते हैं। हुकूमत मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सों से आमदनी हासिल करती है। हुकूमत अंदरूनी बैरूनी ज़राए से कर्जा लेकर आमदनी बढ़ाती है और इस तरह से बजट का खसारा भी पूरा कर सकती है, ठीक है ना। और तीसरा हो जाता है बाज़ औक़ात हुकूमत खसारे की सरमायाकारी के ज़रिए भी जो है बगैर किसी ज़मानत या गारंटी के नोट छाप लेती, इस तरह से अपनी आमदनी में इजाफा करती है। अब जो चौथी जो है वो ज़रिया है ज़र की रस्त का, वो है बैंक क्रेडिट। आम तौर पर लोग अपनी आमदनतों को बैंकों में जमा कराते हैं, लेकिन बैंक की अमानतों का एक ख़ास तनासुब 20% या 25% ज़र नकद की सूरत में अपने पास रख के बाकी रुपया जो है वो गर्दिश में डाल देता है, जिसको हम ज़र की तख्लीक करना कहते हैं। यही कर्जा दोबारा किसी न किसी सूरत में बैंक में जमा होता है, फिर उसी अमानत का कुछ हिस्सा 20% या 25% अपने पास रख के बैंक फिर बाकी रकम गर्दिश में डाल देता है। तो इस तरह ज़र की तख्लीक होती चली जाती है। तो इस तरह बैंक के कर्जा जारी करने की कुव्वत बढ़ती चली जाती है, ज़र की तख्लीक होती रहती है। कर्जे की जितनी ज़्यादा अमानतें बैंक में जमा होंगी, उस कदर कर्जा जारी करने की सलाहियत में इजाफा होगा और ज़र की रसद में भी उतना ही इजाफा होगा। फिर आ जाती इंश्योरेंस कंपनियाँ। इंश्योरेंस कंपनियां भी ज़र की रसद को बढ़ाने में अहम ज़रिया है। ये कंपनियां लोगों को तरगीब देती हैं कि अपनी ज़िंदगी का बीमा कराएं। फिर एक ख़ास मुद्दत के लिए इनको बीमा कराने की तरगीब दी जाती है ताकि बच्चों की शादी ब्याह तालीम वगैरह के लिए कुछ ना कुछ रकम बचाएं। पॉलिसी मुकम्मल होने की सूरत में उन्हें ये रकम बमा मुनाफे की इकट्ठी मिलती है। बीमा पॉलिसी भी बचत को तरगीब देती है ताकि लोग अपने बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ बचाएं। लोग जब बीमा कराते हैं तो एक ख़ास शरह से प्रीमियम अदा करते हैं। प्रीमियम यानी कि शुरू में जो रकम अदा करते हैं, यही प्रीमियम उनकी बचत बन जाती है ताकि ज़रूरत के वक्त उन्हें इकट्ठी रकम मिल जाए। बीमा कंपनियाँ इसी रकम को आगे सरमायाकारी में खर्च करती हैं, हुकूमत की कफालतें खरीद लेती है, बैंकों को कर्ज देती हैं, इस कर्ज से खुद भी मुनाफा कमाती है, पॉलिसी होल्डरों को भी मुनाफा मिलता है। इस तरह से ज़र की रसद में इजाफा होता है। फिर आ जाता है जनाब स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें इसको बाजार हिस्से बोलते हैं। ये सरमाए का बाजार भी ज़र की रसद को बढ़ाता है। सरमाए के बाजार से मुराद ऐसी मंडी है जहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से यानी कि शेयर्स, कफालतें, सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स की खरीदो फरोख्त होती है। इसके अलावा हुकूमत और नीम सरकारी इदारों की कफालतें, तमस्कात, बॉन्ड्स और हुंडियों की भी खरीदो फरोख्त होती है। जब लोगों के पास पैसा होता है, जिन लोगों को रकम की ज़रूरत होती है, अपने हिस्से की कफालतें वगैरह जो है बाजार में फ़रोख्त कर देते हैं। जिन लोगों के पास रकम बचत की सूरत में मौजूद हो, इसे कारोबार में लगाना चाहेंगे, वो हिस्से, तमस्कात, बॉन्ड खरीद लेते हैं। इस तरह उन्हें मौका मिलता है कि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए लोगों की बचतें कारोबार में लगती रहें। अब देखें, जब किसी भी कंपनी के शेयर में इजाफा होता है तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों को इससे फ़ायदा होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज जो है मार्केट, उनमें जिन अशिया की खरीदो फरोख्त होती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आ जाते हैं शेयर्स या हिस्से। हिस्से से मुराद किसी भी मुश्तरका सरमाए की कंपनी के हिस्से हैं जो कि आवाम से रुपया इकट्ठा करने के लिए बाजार में फरोख्त करती है। लोगों के पास वो कागज़ के टुकड़े चले जाते हैं, जबकि उसकी जो रकम होती है वो कंपनी के पास आ जाती है, जिसको कंपनी जो है ना वो अपने कारोबार में लगाते हैं और लोग जो है इन हिस्से को खरीद के उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। साल के इख्तिताम में जो नफ़ा नुकसान होता है उन्हें मिल जाता है। ऐसे लोग जिनके पास रुपया होता है खुद कारोबार करने की बजाय महफूज सरमायाकारी में लगाना चाहते हैं, उनके लिए हिस्से का कारोबार मुनासिब है। फिर आ जाते हैं डिबेंचर्स। बाज़ किसी मुश्तरका सरमाए की कंपनी के हिस्से फ़रोख्त ना हो तो मतलूबा रकम हासिल करने के लिए वो स्टॉक सर्टिफिकेट या डिबेंचर के जरिए लोगों से रकम वसूल करती है। अब होता हिस्से में डिबेंचर में फ़र्क क्या है? हिस्से में अगर कंपनी को नफ़ा होगा तो आपको नफ़ा मिलेगा, अगर नुकसान होगा तो नुकसान। डिबेंचर्स में ये होता है कि उस पर तहरीर होता है कि कंपनी को चाहे जो है वो शख्स जो है कंपनी को रकम उधार दे रहा है और वो खुद सूद कमाता है। अब कंपनी को चाहे नफ़ा हो या नुकसान, हर सूरत में उसे अपनी रकम महफूज मिलेगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं बॉन्ड्स और बचत के सर्टिफिकेट। बॉन्ड्स के जरिए भी लोग रकूमात वसूल करते हैं। एक तहरीर होती है जो कि बॉन्ड जारी करने वाला इदारा लिखता है। बॉन्ड किसी खास शख्स के नाम का नहीं होता बल्कि जिसकी मलकियत में हो उसी की रकम वसूल कर सकता है। जिस तरह से 1000 रुपये की नामी बॉन्ड वगैरह, इस तरह डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, इससे भी ज़र की रसद में इजाफा होता है। और आखिरी जो है वो है सरकारी कफालतें, इनके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सरकारी कफालतों से मुराद हुकूमत की वो तहरीर है जो वो कर्जा हासिल करने के लिए जारी करती है और कर्ज़ों पर सूद अदा करती है। इन खरीदो फरोख्त की स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होती है जो कि ज़र की रसद में कमी बेशी का बायस बनते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने पढ़ा है ज़र की रसद। ज़र की रसद जो है पहले उसकी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई है कि क्या होती है। उसके बाद ज़र की रसद के अनासिर M1, M2, M3, उसके बाद ज़र की रसद के ज़राए। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारा आज का टॉपिक। ओके बच्चे, इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।